चलिए नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 79 होगा और जो 78 नंबर का टेस्ट था उसमें हमने 85 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। अब इसमें 86 से 100 तक कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, तो लगभग सभी सब्जेक्ट हो गए हैं। कुछ प्रश्न इसमें 2026-27 उत्तर प्रदेश के बजट के और एडेड हैं और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? 3% तक। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के विवाह हेतु अनुदान राशि जो 50,000 रुपये थी अभी तक, उसको बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 50,000 से बढ़ाकर ये कर दी गई है 1,00,000 रुपये। कन्या सुमंगला योजना बेटी के विवाह हेतु अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है और 26.81 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हैं इस योजना से। नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 400 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए। छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में पेराई सत्र 25-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है? 30 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 वित्त वर्ष इस बार का में पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई इसकी तुलना में इस बार के में। तो इस वृद्धि के बाद गन्ने की जो दरें हैं वो 400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य में कितनी वर्तमान बेरोजगारी दर की घोषणा की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2.24%। तो गरीबी और रोजगार की बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और बेरोजगारी दर 2.24% है। ये आंकड़े राज्य के तीव्र आर्थिक विकास और विकास पथ को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान और 5 मिलियन टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण। बताइए, इनमें से कोई भी नंबर ऊपर ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 16 की जगह 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 3 नए विश्वविद्यालय की जगह 5 भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण पर
3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। ठीक है। युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। 5 मिलियन टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण का प्रावधान है। सभी सही है, ये 1 2 3 डी है इसका आंसर। ठीक है। तो ये प्रावधान तो है, अब कितनी इसमें टर्म एंड कंडीशन होगी। कोई युवा उद्यमी जब 5 लाख रुपए तक का ऋण लेने जाएगा उसको तभी पता चलेगा ये तो। चलिए, शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 मिलियन टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। नए 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 विश्वविद्यालय में 3 नए विश्वविद्यालय हैं और 16 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त परिवारों और अल्पसंख्यकों को समर्थन देने की बात करें तो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है और समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। चलिए, अब बचे हुए 100 तक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की प्रैक्टिस कराता हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? पर्यावरण विज्ञान का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता और पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा गया। अर्नस्ट हेकल द्वारा। पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता रामदेव मिश्रा और पर्यावरण विज्ञान के जनक डॉक्टर रेक्स एन ओलिनारेस। पारिस्थितिकी शब्द को तो बिल्कुल अर्नस्ट हेकल के द्वारा ही गढ़ा गया था। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता रामदेव मिश्रा को ही कहा जाता है। पर्यावरण विज्ञान का जनक डॉक्टर रेक्स एन ओलिनारेस। तीनों के तीनों सही हैं, ये डी है इसका आंसर 1 2 3। तो फिलीपींस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एमिरेटस डॉक्टर रेक्स एन ओलिनरेस को पर्यावरण विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्यकर उपाय आवश्यक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण है। ठीक है। रामदेव मिश्रा ने देश में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान, देश यानी भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान की नींव रखी। उन्हें दुनिया भर में पारिस्थितिकविदों ने भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा था। शब्द पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हेकल द्वारा गढ़ा गया था। ये सब स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर विज्ञान की क्लास में 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो जो योगदान देता है उसको देख लेते हैं पहले। पशु अधिक चराई करेंगे, बिल्कुल क्षरण और होगा। जलवायु परिवर्तन तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी है। देसी वृक्षों का बढ़ा हुआ रोपण, जो वहाँ के देसी वृक्ष हैं उनका रोपण बढ़ा दिया जाए तो थार मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को लाभ होगा। तो यही आंसर है अपना, क्योंकि क्षरण में योगदान पूछ रहा है, वो नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए, देसी वृक्षों का बढ़ा हुआ रोपण एक स्थायी अभ्यास है जो पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन में योगदान देता है। देसी वृक्ष इस क्षेत्र की जलवायु, पारिस्थितिकी और मिट्टी के प्रकारों के अनुकूल होते हैं, जिससे वे स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए आदर्श होते हैं। देसी प्रजातियों का रोपण थार मरुस्थल की मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि ये पेड़ छाया प्रदान कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मिट्टी में नमी बनाए रखने में सुधार कर सकते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? बहुत सारे एग्जाम्स में कई कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इसका उत्तर है। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया। 3 राज्यों में फैला है ये, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। रिजर्व लगभग 5,520 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कई स्थानिक प्रजातियों का घर है जिसमें नीलगिरी ताहर और शेर पूंछ वाला मकाक बानर शामिल है। इंग्लिश में इसको लॉयन टिल्ड मकाक बोलते हैं। और नीलगिरी ताहर तो नीलगिरी ताहर ही है। नीलगिरी ताहर ये हिरन की तरह ही दिखाई देती है देखने में। ब्लैक बॉक्स मॉडल शब्द किस शब्द के लिए उपयोग किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। ब्लैक बॉक्स मॉडल शब्द का उपयोग व्यापक रूप से पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में किया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान में इस मॉडल का उपयोग उन प्रणालियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां आंतरिक कामकाज जटिल या अज्ञात है लेकिन इनपुट और आउटपुट देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दो कथन वाला। रामसर कन्वेंशन के बारे में सही कथन है। यह आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। फरवरी 1972 में ईरान के रामसर शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी ठीक ही लग रहा है। ईरान का रामसर शहर है, फरवरी महीना है, लेकिन यहाँ गलती हो गई। 1971 है। ठीक है, पढ़ते ही मत चले जाइएगा, थोड़ा ठहरना भी है, कहाँ कौन सा शब्द पकड़ लेगा। 1971 है ना कि 72। तो इसका आंसर जहाँ जहाँ दो है उसको हटाइए, क्योंकि पहला वाला सही है तो डी भी कट जाएगा। ए है इसका आंसर। देखिए, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2 फरवरी 1971 को न कि 72 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर की गई। यह संधि पारिस्थितिक तंत्र को बचाने और जैव विविधता बनाए रखने के लिए देशों के बीच सहयोग का एक ढांचा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाइए। इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था? इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। इनका नाम है टेंसले, A.G. टेंसले। फुल फॉर्म है ऑथर जॉर्ज टेंसले। ब्रिटिश पारिस्थितिकविद हैं ये, मतलब थे ये, जिन्होंने सबसे पहले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा। उन्होंने जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच बातचीत का वर्णन करने के लिए इस शब्द को पेश किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये प्रश्न एज इट इज यूपीएससी सिविल सेवा 2014 में पूछा हुआ है। ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम थे, ऐसे ही थे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? उसके बाद पीसीएस में भी पूछा है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, याद रखना है इसको, नॉइज पोल्यूशन से। देखिए, ग्रीन मफलर मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन को कम करने से संबंधित है। इसके तहत घनी आबादी, सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की कतारें लगाई जाती हैं जो ध्वनि को अवशोषित करके शोर को कम करती हैं। यह तकनीक वायु प्रदूषण कम करने में भी सहायक है, बिल्कुल है। चलिए अब आ जाइए, मानव शरीर में विटामिन के भंडारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मानव शरीर में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संचित नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि यूरिन आपका जो मूत्र से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन इन्हें लेते रहना जरूरी है। विटामिन सी को कोई ना कोई खट्टा फल खाया कीजिए। दूसरा स्टेटमेंट है, विटामिन B12 एकमात्र एक ऐसा विटामिन है जो यकृत में जमा हो सकता है। पहला वाला सही है। देखिए, मानव शरीर में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संचित नहीं रहते, लेकिन इसमें भी B12 को छोड़कर वो संचित रहता है, यकृत में जमा हो सकता है। तो दूसरा वाला भी सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन को इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव शरीर में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संचित नहीं रहते, लेकिन इसमें भी B12 को छोड़कर ये संचित रह सकता है। ये जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें दैनिक आहार में शामिल करना आवश्यक होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेट करते हुए, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ये हमेशा आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी के सभी प्रकार, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, लेकिन B12 को छोड़कर याद रखना। ये पानी में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अपवाद क्या है? विटामिन B12 एकमात्र एक ऐसा विटामिन है जो यकृत में जमा हो सकता है। तो जल में घुलनशील BC, ठीक है, सी तो है ही, और बी के सारे, लेकिन विटामिन B12 को छोड़कर, क्योंकि वो जमा हो सकता है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से? A, D, E और K, ठीक है, याद रखना इनको। ये जो K है वो लिवर और वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं, मतलब ये सारे होते हैं, A, D, E और K लिवर और वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं, क्योंकि वसा में घुलनशील है, तो संचित होते हैं ये। वसा में घुलनशील जितने भी हैं A, D, E और K, ये संचित होते हैं शरीर में, लिवर में और वसायुक्त ऊतकों में। अगला जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाएगा? देखिए, दो अलग अलग प्रजाति के जीव है। मान लीजिए एक है मानव और दूसरा है उसके शरीर में पल रही जूं, ठीक है, उसके सर की खोपड़ी के, मतलब अब तो कहाँ होती है, किसी किसी में होती होगी। तो जो मानव शरीर की खोपड़ी में जूं है वो क्या है? एक परजीवी है, और मानव शरीर की खोपड़ी उसके लिए क्या हो गई? पोषक हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यानी मानव को तो हानि ही हो रही है ना, उसका खून चूस रही है। या तालाबों में कोई मानव चला गया, उसके पैर पर जोंक चिपक गई तो उसका खून चूस रही है। या पेट में जो हमारी जो गट हेल्थ है उसमें अगर कीड़े पड़ जाएं तो मानव शरीर के लिए तो हानि है, लेकिन जो परजीवी है उसको तो लाभ मिल रहा है ना। तो इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म, यानी परजीविता है ये संबंध। अब इसके अतिरिक्त सहजीविता भी होती है, सिम्बायोसिस, सहोपकारिता भी होती है, म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता भी तो होती है, कॉमेंसलिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो मैंने इसको बना दिया, लेकिन एग्जाम्स में ये भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो सबको इनको व्याख्या देखते हैं इनकी। देखिए, परजीविता यानी पैरासिटिज्म दो प्रजातियों के बीच का संबंध है जहाँ छोटी प्रजातियाँ सामान्यतः अपने परपोषी को हानि पहुँचाती हैं या परपोषी से पोषक तत्व लेती हैं। इस प्रजाति को परजीवी कहा जाता है। दूसरी ओर परजीवी को आश्रय देने वाली प्रजाति को परपोषी कहा जाता है। यह प्रक्रिया परजीवियों द्वारा परपोषी शरीर को यह प्रक्रिया जिसमें परजीवियों द्वारा परपोषी शरीर को हानि होती है परजीविता कहलाती है। अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। देखिए, पौधों में अगर देखेंगे पहले, इसमें फिर मनुष्य और जानवरों में देखेंगे। पौधों में जो अमरवेल यानी कसकुटा का जो पौधा है, यह दूसरे पौधों का पोषण चूसकर उन्हें सुखा देती है या सुखा देता है। मनुष्यों में, जानवरों में देखें तो पेट के कीड़े हो गए, जूं हो गई, और मलेरिया परजीवी हो गया। अब आ जाइए सहजीविता पर यानी सिम्बायोसिस पर। दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच का वह संबंध है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहकर परस्पर लाभान्वित होते हैं। यह एक सकारात्मक यानी धनात्मक अंतःक्रिया है जहां दोनों को भोजन, आश्रय और सुरक्षा मिलती है। तो सहजीविता यानी सिम्बायोसिस में दोनों को लाभ होता है एक दूसरे से। इसके उदाहरणों में अगर देखा जाए तो लाइकेन हो गया, राइजोबियम जीवाणु हो गए। लाइकेन कैसे? यह कवक यानी फंगस और शैवाल यानी एल्गी का मिश्रण है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, और कवक जो है ये वाला जल और खनिज प्रदान करता है और सुरक्षा देता है, ठीक है, लाइकेन को। राइजोबियम जीवाणु की बात करें तो मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहकर ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक सहोपकारिता है जो इसी से मिलता जुलता है, यानी म्यूचुअलिज्म।
दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है और वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे सहजीवन भी कहते हैं, जहाँ एक जीव मिलकर भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके उदाहरणों में लाइकेन, शैवाल, कवक वाला हो गया, और परागण, मधुमक्खी और फूल शामिल हैं। अब आ जाइए अंतिम, सहभोजिता यानी कॉमन्सलिज्म। दो अलग अलग प्रजातियों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीव सहभोजी को लाभ होता है और जो दूसरी प्रजाति है, जो पोषी है, उसको न लाभ होता है न हानि होती है। इस परस्पर क्रिया में एक जीव भोजन, आश्रय या परिवहन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, सहभोजिता के उदाहरण देखें तो सार्क और रेमोरा मछली का हो गया, आम के पेड़ पर आर्किड हो गया, गोरैया या दूसरे पक्षी हो गए। सार्क और रेमोरा मछली जो है सार्क के साथ चिपक कर यात्रा करती है और सार्क द्वारा छोड़े गए भोजन के टुकड़े को खाती है। ठीक है, तो एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को ना लाभ ना हानि। आम के पेड़ पर आर्किड एक एपिफाइट यानी अधिपादप के रूप में आर्किड आम की शाखाओं पर उगता है, जहां उसे सूर्य का प्रकाश और आश्रय मिलता है, लेकिन वह पेड़ से पोषण नहीं लेता। थर्ड, गोरैया या पक्षी, मनुष्य के साथ रहने वाले पक्षी जो उनके कचरे पर पलते हैं, तो उनको तो लाभ हो रहा है, मनुष्य का ना हानि ना नुकसान। ठीक है, मनुष्य का ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही। तो ये 100 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 1 से 100 तक। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, पीडीएफ से पढ़ना चाहता है, तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं उसको इजीली।